क्लास 9th सोशल साइंस के स्टूडेंटों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए सोशल साइंस के अंतर्गत जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका फ्रांसीसी क्रांति, उसका अध्ययन कराऊंगा। फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रांति क्या है। तो सबसे पहले हमें क्रांति का अर्थ आ जाना चाहिए, आखिर क्रांति किसे कहते हैं। तो क्रांति का अर्थ है एक आमूलचूल परिवर्तन, अर्थात एक अचानक सा बदलाव जिससे एक सिस्टम का अंत होता है और नया सिस्टम प्रारंभ होता है, या एक व्यवस्था समाप्त होती है और दूसरी व्यवस्था की स्थापना होती है। और ये बदलाव एक अचानक सा होता है। अगर यही बदलाव धीरे धीरे हो तो उसको हम क्रांति नहीं कहेंगे। तो इस में जो परिवर्तन होता है वो अचानक सा होता है, ठीक है। और ये परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होगा बल्कि अचानक सा होगा। तो आमूलचूल परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे फ्रांसीसी क्रांति का। तो आइए शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस एक यूरोप का देश है और यूरोप एक महाद्वीप है। आपने क्लास 8th में ये जाना होगा कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, और विश्व का एक महाद्वीप यूरोप है, और यूरोप का एक सबसे महत्वपूर्ण देश फ्रांस भी है, और फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है। तो फ्रांस में जो क्रांति होती है उसकी शुरुआत 5 मई 1789 से होती है, और इस क्रांति का जो पीक पॉइंट था वो था आपका 14 जुलाई 1789। तो 14 जुलाई 1789 में बास्तिल के दुर्ग का पतन होता है। तो बास्तिल का जो दुर्ग था वो फ्रांस के जो राजा है उसकी निरंकुशता का प्रतीक था। तो स्टूडेंट, यह जो फ्रांसीसी क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति का जो पृष्ठभूमि की बात करें तो आखिर क्या कारण थे कि फ्रांस में क्रांति हुई। फ्रांस में 1789 तक राजतंत्र कायम था। ये राजतंत्र निरंकुश था और जो अपने दैवीय अधिकारों का दावा करता था, क्योंकि फ्रांस का एक राजा था आपका लुई 14वां। वो कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, अर्थात मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। ये फ्रांस के राजाओं की एक परंपरा थी। तो जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय तत्कालीन जो राजा था वो था आपका लुई 16वां। लुई 16वां भी एक निरंकुश राजा था। जब वो गद्दी पर बैठा 1774 में, तो उसने अपना राजकोष खाली पाया और फ्रांसीसी सरकार का बहुत सारा पैसा राज दरबार की शान शौकत में भी खर्च होता था। और फ्रांस कई युद्ध भी लड़े और उस युद्ध में उसका जो कई धनराशि जो उसका राजकोष था उसका सारा का सारा धन युद्ध में खर्च हो गया। और 1776 में जो अमेरिका की क्रांति हुई उसमें भी इस फ्रांस ने अपने दुश्मन इंग्लैंड को पराजित करने के उद्देश्य से अमेरिका के क्रांतिकारियों का साथ दिया। इसमें भी उसकी कई धनराशि खर्च हुई और फ्रांस का जो राजकोष था इस प्रकार खाली हो गया था। और इस राजकोष की उसकी भरपाई के लिए उन्होंने जनता पर तरह तरह के कर लगाए और वहाँ पर शोषण की व्यवस्था थी। एक वर्ग जो धनाढ्य था, क्योंकि फ्रांसीसी समाज में 3 स्टेट होते थे, 3 स्टेट थे। प्रथम स्टेट आपका जो उस समय पादरी वर्ग था, दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग था। तो इनको करों से छूट दी थी। लेकिन जो तीसरा स्टेट में जो आते थे आपके जो अध्यापक थे, शिक्षक थे, वकील थे, सारे के सारे जो लोग थे, तो उनको कर चुकाना पड़ता था। तो इसमें मध्यम वर्ग लोग भी थे और अत्यंत निम्न वर्ग के लोग भी थे, जिसमें किसान हैं और मजदूर हैं। तो उनसे कर वसूला जाता था। तो जनता को भी लगने लग गया
कि जिस वर्ग के पास ढेर सारा पैसा है, जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, उसको किसी भी प्रकार के करों को, उसके द्वारा किसी भी प्रकार के करों को नहीं चुकाया जा रहा है। और लेकिन हम आम जनता है, हमसे अधिक से अधिक कर राजा वसूल करवा रहा है। तो उनको लगा कि ये राजतंत्र है, ये शोषण पर आधारित है और ये निरंकुश है। राजा के निर्णय हैं, उसके आदेश है या राजा की सत्ता है, वो निरंकुश तंत्र के आधार पर चल रही है। तो जनता के मन में विद्रोह के भाव पनपने लगे। वहीं जो उस समय जो चर्च था फ्रांस का, वो चर्च का अर्थ है कि जैसे हिंदू धर्म में जो पूजा के स्थल होते हैं वो मंदिर होते हैं, इस्लाम धर्म में पूजा के स्थल होते हैं वो मस्जिद होते हैं, उसी प्रकार से ईसाई धर्म में जो धार्मिक उपासना का जो केंद्र था वो चर्च था। चर्च के सबसे महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी थे वो उनको पादरी कहा जाता था। और चर्च भी किसानों से, जनता से कर वसूल करता था। तो जनता को एक और राज्य को कर देना पड़ता था, एक और चर्च को कर देना पड़ा था। जनता दोहरे करों की मार झेल रही थी। और समाज भी 3 स्टेटों में बटा था, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और जो आम जनता है, जिसमें एक मध्यम वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। मध्यम वर्ग में डॉक्टर, शिक्षक, वकील इस प्रकार के लोग आते थे, जबकि जो निम्न वर्ग में जो मजदूर थे, किसान थे और भूमिहीन श्रमिक थे, भूमिहीन किसान थे। इसमें किसान भी 2 प्रकार के होते थे। उसमें एक किसान जिसके पास ज़मीन होती थी, एक किसान ऐसा था जो भूमिहीन था और उसमें दास प्रथा भी कायम थी। तो जो मध्यम वर्ग में जो शिक्षित वर्ग था वो भी इस शोषण पर आधारित व्यवस्था को समाप्त करना चाहता था। तो जनता इस राजतंत्र से खुश नहीं थी और जो जनता थी वो जो चर्च था उसके क्रियाकलापों से भी वो खुश नहीं थी। वो क्या चाहती थी? परिवर्तन चाहती थी। और इसी कारण 14 जुलाई 1789 में जो जनता थी उनने बास्तिल का दुर्ग का पतन कर दिया और वहाँ पर राजनीतिक जो कैदी थे उनको मुक्ति किया गया और ये राजा की निरंकुशता का प्रतीक था। तो जनता ने उन राजनीतिक कैदियों को मुक्त करके ये संदेश दे दिया कि हम राजतंत्र जो निरंकुश पर आधारित है उसका खात्मा करते हैं और जो प्रजातंत्र है उसको बढ़ावा देते हैं। तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का। और यह नारा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ और जिससे 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद को आप क्लास 10th में पढ़ेंगे तो किस प्रकार यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो ये कुल मिलाकर जो फ्रांस की पुरातन शोषण पर आधारित व्यवस्था थी उसका इस क्रांति से खात्मा हुआ, ये व्यवस्था समाप्त होगी और नवीन प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर एक नई व्यवस्था की स्थापित होती है, प्रजातंत्र का विकास होता है। तो ये फ्रांस की क्रांति थी जिसने पूरे विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। तो आज का ये टॉपिक हमारा फ्रांस की क्रांति से संबंधित था और आज का ये टॉपिक हमारा यहीं तक है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल चारुचंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं।